भारत के कार और टू व्हीलर ओनर्स के मन में फिलहाल दो किस्म के डर हैं, जिसमें एक तो है पुराना और एक है नया। पुराना है E20। फ्यूल पंप्स पर जब से सिर्फ यही वाला फ्यूल मिलने लगा है तब से कार ओनर्स के बीच में डर का माहौल है, क्योंकि ज्यादातर कार्स अभी भी जो इंडिया के रोड्स पर हैं वो E10 के लिए ही कंप्लायंट है, E20 के लिए नहीं। यानी कि E10 कार में E20 फ्यूल डलवाने से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात की चिंता गाड़ियों के ओनर्स को सताती है। और इसीलिए E20 के मैंडेट के टाइम से ही सरकार को लोगों का काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी एक ताज़ा और नया खौफ और निकल कर आया है मार्केट में, और वो है E85। यस, गवर्नमेंट ने अप्रैल 2026 के एंड में ही E85 और E100 के ड्राफ्ट रूल्स को जारी कर दिया है, जिसके बाद फ्यूल पंप्स पर 80% एथनॉल ब्लेंड वाला फ्यूल मिला करेगा। और इस चलते सोशल मीडिया पर पैनिक शुरू हो गया है। और हो भी क्यों ना, E20 फ्यूल से ही लोगों को अपनी गाड़ियों के अंदर नुकसान होने का इतना ज़्यादा डर था, और अब E85 लाने की बात चल रही है तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि भैया इससे तो गाड़ी बंद ही हो जाएगी अगर नॉर्मल गाड़ी के अंदर डल गया है तो। E20 और फिर अब E85 की बातों के बाद सभी व्हीकल ओनर्स चिंता में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता में वो व्हीकल ओनर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ या तो पुरानी हैं या फिर जो पुरानी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी बात से मन में ये सवाल भी आता है कि क्या एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से यूज्ड कार इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। देखो, E20 फ्यूल की वजह से यूज्ड कार इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ने वाला है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो नया नवेला E85 का मुद्दा उठा है, इसकी वजह से शायद से आपको कोई खासी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आप नई गाड़ी के ओनर हो या फिर पुरानी गाड़ी के, मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई खासी दिक्कत होने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यार ये वाली बात भी सुन लो कि आप में सिर्फ 30% लोग ही हमें सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बनाने की बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है E85 और E100 के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से आया है, और इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है ताकि E85 और E100 को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जा सके। लेकिन जैसा मैंने अभी बोला कि ये सिर्फ अभी फिलहाल के लिए प्रपोजल है, मैंडेट नहीं किया गया है इसे। पर फिलहाल यही माना जा रहा है कि ये मैंडेट हो सकता है। लेकिन अगर ये मैंडेट हो भी जाता है ना, तब भी मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलाइक E20 जो आपको अपनी E10 या फिर E5 गाड़ी के अंदर डलवाना ही डलवाना है, मजबूरी है क्योंकि वही अवेलेबल है पेट्रोल पंप पर, E85 के साथ शायद ये ना हो, क्योंकि मार्केट में ये बात चल रही है कि E85 के लिए अलग से डिस्पेंसर लगाए जाएंगे फ्यूल पंप्स के ऊपर, और E20 वाला पेट्रोल अलग डिस्पेंसर्स में बिकेगा। यानी कि ये बिल्कुल ब्राजील मॉडल जैसा होगा, जहाँ पर अलग अलग एथेनॉल कंसेंट्रेशन के लिए अलग अलग फ्यूल डिस्पेंसर्स होते हैं, और आप जो चाहो वो फ्यूल अपनी गाड़ी के अंदर डलवा सकते हो, सस्ता या फिर महंगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी है। अब इंडियन फ्यूल पंप्स पे 2 डिफरेंट ब्लेंडिंग वाले डिस्पेंसर्स लगेंगे। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि E10 और E20 वाली जो कंपेटेबल कार्स होती है ना, उनमें E85 फ्यूल चल ही नहीं सकता। जैसे आप E10 वाली गाड़ी के अंदर E20 डाल लेते हो और फिर भी आपकी गाड़ी चल जाती है, आपको कोई अलग ज़्यादा पता नहीं लगता कुछ, ऐसा E85 के साथ नहीं होगा। अगर आपने E85 वाला फ्यूल E20 या फिर E10 वाली गाड़ी के अंदर डाल दिया तो आप इसको ऐसा मान के चलो कि आपने अपनी गाड़ी का खड़े खड़े अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा करोसिव होती है, जिससे फ्यूल पाइप्स बहुत ही जल्द और परमानेंट डैमेज हो सकते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है, इवन इंजन सिलेंडर्स तक में रस्टिंग हो सकती है, जो कि E20 के साथ अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑल्सो एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी कम एनर्जी डेंस होता है, जिसके चलते ECU की जो कैलिब्रेशन है वो पूरी तरीके से मिसमैच हो सकती है, यानी कि आपकी इंस्टेंटली वारंटी वॉइड हो जाएगी और आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी गैराज में। तो इसीलिए माना यही जा रहा है कि अगर E85 अगले 4 से 5 साल में भी लागू होता है, यानी कि अगर इतना जल्दी भी आता है, तो ये फ्यूल सेपरेट फ्यूल डिस्पेंसर से मिलेगा, और ये डेडिकेटेडली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए लाया जा रहा है, करेंटली इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों के लिए नहीं। तो E85 से तो फिलहाल आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे को एक तरफ करते हैं और आते हैं एलिफेंट इन द रूम के ऊपर, यानी कि E20 के ऊपर। देखो, 1 साल हो गया है E20 को लगभग, मतलब मैंडेटरी तो 2026 में जाके हुआ है, लेकिन 1 साल पहले ही सरकार ने इसको प्रीपोन कर दिया था, जिसकी वजह से ये काफी टाइम पहले से ही हमारी गाड़ियों के अंदर डलना चालू हो गया था। तो अभी इतने टाइम में इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को लेकर 2 नैरेटिव मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहला नैरेटिव ये बताता है कि इससे गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा नैरेटिव ये बोलता है कि इससे गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोकल सर्कल्स ने एक मैसिव सर्वे किया था, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 2025 अक्टूबर के आसपास, जिसमें 80% प्री 2022 व्हीकल ओनर्स ने माइलेज ड्रॉप रिपोर्ट करी है। यानी कि ऑलमोस्ट सभी ये मानते हैं कि E20 के बाद गाड़ियों की माइलेज ड्रॉप हुई है, अगर आपके पास E10 व्हीकल है तो।
लेकिन अगर अनयूजुअल वेयर एंड टेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड ओपिनियन दिखाई देंगे, क्योंकि 52% प्री 2022 व्हीकल ओनर्स ने ये कहा है कि यस, उन्हें अपनी गाड़ियों के अंदर अनयूजुअल वेयर एंड टेयर देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं 43% ओनर्स का कहना ये भी है कि उन्हें कोई भी अनयूजुअल वेयर एंड टेयर देखने को नहीं मिले। और अगर मैं अपनी खुद की गाड़ियों के बारे में बात करूं तो मैं भी इन 43% ओनर्स में से ही हूं। मेरे पास 2 E10 फ्यूल कंपेटेबल कार्स हैं, एक है होंडा सिटी और एक है Hyundai सेंट्रो। और मैं उन लोगों में से हूं जिनके नज़दीकी फ्यूल पंप्स पर E20 पेट्रोल काफ़ी पहले मिलने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे आज तक किसी भी तरीके की दिक्कत इस फ्यूल की वजह से अपनी गाड़ियों के अंदर नहीं देखने को मिली। वैसे मेरे पास एक E10 वाला TVS जुपिटर भी है और वो भी बढ़िया चल रहा है। अब भले ही मेरे जैसे लगभग 50% लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन बाकी के 50% लोगों ने ये फिर भी बोला है कि उनको प्रॉब्लम हुई है। अब इन 50% में से मेरे हिसाब से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी गाड़ियों की प्रॉब्लम को गलत डायग्नोसिस करके उसका ठीकरा E20 के ऊपर फोड़ रहे होंगे, लेकिन इनमें से कई सारे लोगों को जेन्युइनली E20 की वजह से ही दिक्कत आई होगी। और वो इसलिए क्योंकि एथेनॉल की 3 प्रॉपर्टीज कार के इंजन में कुछ दिक्कतें कर सकती हैं, जैसे इसका सॉल्वेंट नेचर रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को डिग्रेड करता है टाइम के साथ। इसका हाइड्रोफोबिक नेचर हवा में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, जो मेटल पार्ट्स में कोरोजन कॉज कर सकता है। और इसका डिपॉजिट स्ट्रिपिंग नेचर फ्यूल टैंक में पुराने डिपॉजिट्स को स्ट्रिप करता है, जो कि फिल्टर्स और इंजेक्टर्स को क्लॉग कर सकते हैं। यानी कि दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियां E10 व्हीकल ओनर्स ने क्लेम करी है। अब इस बात से यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दिक्कतें आ सकती हैं, और जो कि आ भी रही हैं, क्योंकि 50% लोगों ने तो बोला है कि उनको दिक्कतें आई हैं, तो बाकी के 50% E10 व्हीकल ओनर्स को और मुझे खुद ये दिक्कतें क्यों नहीं आ रही? शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दिक्कतें 1-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद नहीं आती है, बल्कि अगर आप E10 कंप्लायंट कार को E20 फ्यूल पे लगातार 20 से 30 हज़ार किलोमीटर चलाते हो तो उसके बाद ये दिक्कतें नोटिस हो सकती हैं। कुछ गाड़ियों में ये 50,000 किलोमीटर के बाद होंगी और कुछ में तो उससे भी लंबे समय के बाद। और एग्जैक्टली यही बात मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो के अंदर भी बोली है। यानी कि दिक्कतें आ सकती हैं, पर वो इतनी जल्दी नहीं आएंगी और उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। और इसी वजह से यूज्ड कार मार्केट के अंदर हमें 2 तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, एक है पॉजिटिव और एक है थोड़ा सा नेगेटिव। पहले हम पॉजिटिव चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की यूज्ड कार मार्केट 2025 में $40.43 बिलियन US के आसपास थी, लेकिन अभी रिसेंट मार्केट रिसर्च ये बताती है कि 2034 तक ये यूज्ड कार मार्केट $109 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी कि इंडिया के अंदर यूज्ड कार मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूज्ड कार्स का वॉल्यूम रफली 5.9 मिलियन यूनिट्स का था, लेकिन 2030 तक ये 9.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 4.92 लाख प्री ओन्ड कार सेल करी थी, जिस चलते उनकी प्री ओन्ड कार्स की कम्युलेटिव सेल्स 60 लाख यूनिट को भी पार कर गई थी। टोयोटा ने जनवरी 2025 में अपना सर्टिफाइड प्री ओन्ड प्रोग्राम लॉन्च किया था विद 203 पॉइंट इंस्पेक्शन। Hyundai ने अक्टूबर 2025 में यूज्ड कार आफ्टर सेल सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया विद एक्सटेंडेड वारंटी। और यहीं से इन्हीं बातों से, इन डेटा पॉइंट से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अगर E20 सच्ची में यूज्ड कार्स को खत्म कर रहा है तो मारुति, टोयोटा, Hyundai जैसे बड़े कार ब्रांड्स अपने सर्टिफाइड प्री ओन्ड प्रोग्राम्स को एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ही होता तो OEMs अपना पैसा लगा के यूज्ड कार इकोसिस्टम को बिल्ड नहीं करते। ये कंपनीज डेटा देखती हैं और डेटा कह रहा है कि यूज्ड कार मार्केट ग्रो कर रही है। अब भले ही यूज्ड कार मार्केट ग्रो कर रही हो, लेकिन E20 आने के बाद से यूज्ड कार बाइंग पैटर्न के अंदर हमें कुछ शिफ्ट्स जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला शिफ्ट ये है कि अब ज़्यादातर लोग थोड़ी नई यूज्ड कार्स खरीदना चाहते हैं। मोडर्न इंटेलिजेंस एक मार्केट रिसर्च फर्म है, उन्होंने जो इंडिया की फिलहाल में मार्केट चल रही है यूज्ड कार की उसको डिकोड किया है, जिसके डेटा को देखकर E20 की वजह से यूज्ड कार बाइंग बिहेवियर के अंदर चेंजेस को समझा जा सकता है। जैसे कि फिलहाल इंडिया के अंदर 3 से 5 साल पुरानी गाड़ियों का जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ा है एट 45.94% मार्केट शेयर। मतलब कि बायर्स अब 8 से 10 साल पुरानी गाड़ियां अवॉइड करने लगे हैं और अब रिलेटिवली नई यूज्ड कार्स की तरफ जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा रीज़न E20 हो सकता है, क्योंकि ऐसी कार्स E20 कंप्लायंट होती हैं और अगर नई भी हैं तो एटलीस्ट नए इंजन की वजह से उन पर E20 फ्यूल का असर कम आता है। इसके अलावा इसी शिफ्ट का एक एक्सटेंशन प्रीमियम यूज्ड कार्स की सेल्स में भी दिखाई देता है, क्योंकि जिन यूज्ड कार्स का प्राइस 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा है उनकी सेल्स में 15.5% CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब प्रीमियम यूज्ड कार्स की जो सेल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और इसमें भी एक बड़ा रीज़न मेरे को यही दिखाई देता है कि E20 के डर की वजह से लोग पुरानी गाड़ियाँ लेना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मास मार्केट कार्स अगर 12 लाख रुपए से ऊपर की मिल रही हैं यूज्ड कार मार्केट में तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनकी एज 2020 से लेकर 2021 के आसपास होगी, क्योंकि एक 2016-17 की क्रेटा आपको 7-8 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी,
लेकिन अगर उसका मॉडल ईयर 2020-21 के आसपास का है तो उसका प्राइस आराम से 12 लाख रुपए को पार कर जाएगा। इसके बाद हमें दूसरा शिफ्ट देखने को मिलता है यूज्ड इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स में बढ़ोतरी से। फिलहाल पेट्रोल और डीजल कार्स का ही जो मार्केट शेयर है वो सबसे बड़ा है यूज्ड कार मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स यूज्ड कार मार्केट के अंदर 34.10% से ग्रो हो रही है। हाँ, अभी भी ईवीज का जो मार्केट शेयर है यूज्ड कार मार्केट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है। इससे अगेन हमें थोड़ा बहुत यही दिखाई देता है कि E20 की वजह से भी लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे यूज्ड कार मार्केट के अंदर भी। तीसरा शिफ्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन रिसर्च अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। E20 के कंसर्न्स ने बायर्स को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बना दिया है। पहले लोग लोकल डीलर्स के पास जाकर गाड़ियां ले लेते थे, पर अब ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, फ्यूल टाइप वेरीफाई करते हैं, सर्विस हिस्ट्री देखते हैं ठीक से, ताकि उन्हें एक रिडंडेंट कार मिले जो कि इस फ्यूल पर आराम से चल सके। वैसे इस वाले शिफ्ट का एक बड़ा रीज़न कार एग्रीगेटर्स भी हैं। स्पिनिंग कार्स 24 वगैरह पे गाड़ी खरीदना भी थोड़ा आसान होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है और ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से भी लोग इस तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं कि अगर आपको एक यूज्ड कार खरीदनी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, अब तक हमें इतना पता चल चुका है कि E20 की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और वो इंस्टेंटली भी नहीं आएंगी भी तो 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद आए शायद से। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो गाड़ियाँ ऑलरेडी रोड्स पर हैं, जो आप खरीदने वाले हो, वो हो सकता है पिछले 1 साल के अंदर ही 20-30 हज़ार किलोमीटर चल चुकी हो और इतने टाइम के अंदर इनमें E20 फ्यूल कई बार रिफिल हो चुका हो। और जब आप ऐसी गाड़ी खरीदो तभी कुछ दिनों के बाद आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स क्लॉग हो जाए या फिर कोई छोटी मोटी दिक्कत और आ जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरीके की दिक्कतों के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए। इसको पहले E20 वाला केस ही समझिए और उसी तरीके से इसका डायग्नोसिस करिए, ताकि आपका रेक्टिफिकेशन जल्दी हो और इंजेक्टर क्लीनिंग से ही आपकी ज़्यादातर बात बन जाए। अच्छा, अब आपको गाड़ी कितनी पुरानी खरीदनी चाहिए, इसको लेकर मेरे पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं 2 टाइप के कस्टमर्स के लिए। पहली स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो एक लंबे टाइम तक अपनी यूज्ड कार को रखने वाले हैं। देखो, अगर आप एक ऐसे बायर हो तो आपको यूज्ड कार खरीदते टाइम सिंपली मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मार्केट ट्रेंड ये बोल रहा है कि लोग फिलहाल 3 से 4 साल पुरानी गाड़ियाँ ही ले रहे हैं, 8 से 10 साल पुरानी गाड़ियों की तरफ नहीं जा रहे। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपको लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है तो इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी आप मत लो। अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेने वाले थे तो उसी प्राइस पर आप एक छोटी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, एक सेगमेंट नीचे शिफ्ट हो जाओ, पर थोड़ी नई गाड़ी ले लो। जैसे कि आप 2020 के बाद की गाड़ी ले सकते हो, या फिर उससे भी बेटर ये होगा कि आप एक E20 कंप्लायंट कार ले सकते हो, ताकि आप इस E20 वाले सिनेरियो से थोड़ा बच सको। क्योंकि फिलहाल तो E20 चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार का टारगेट ये है कि 2030 तक वो E27 को लेकर आएंगे और उसके ठीक कुछ टाइम बाद ही E30 वाला फ्यूल भी मिलने लगेगा। यानी कि आपकी E20 वाली कार जो अभी 10% एक्स्ट्रा एथनॉल झेल रही है, और उसके बाद तो आपकी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी से 20% ज़्यादा एथनॉल जा रहा होगा जब E30 लागू हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम पर एक ऐसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बड़ी समझदारी होगी जो कि लॉन्ग टर्म तक हमारे देश में बिकने वाले फ्यूल पर कंपैटिबल रहे। यूज्ड कार खरीदने की दूसरी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो कि अपनी गाड़ी 3-4 या फिर 5 साल तक ही रखने वाले हैं। अगर आप इतने ही टाइम के लिए गाड़ी रखने वाले हो तो आप 8 से 9 साल पुरानी गाड़ी भी आराम से ले सकते हो। लेकिन इन दिस केस में आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जापानीज ब्रांड्स की तरफ ही जाओ, जैसे कि सुजुकी, होंडा और टोयोटा की तरफ। इसके अलावा आप हुंडई की गाड़ियां भी चूज कर सकते हो। ब्रांड प्रेफरेंस के अलावा मैं इंजन प्रेफरेंस भी आपको देना चाहूंगा, उसका भी ध्यान रखना। आप GDI इंजन को तो आप बिल्कुल अवॉइड कर लो, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ ही जाओ। टर्बो GDI हो जैसे कि क्रेटा वगैरह के अंदर आता है, या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड GDI हो जैसे कि इको स्पोर्ट वगैरह के अंदर मिलता था। इनमें से किसी भी तरीके के GDI इंजन की तरफ आप मत जाओ, अवॉइड करो इनको। रादर आप सिंपल MPFI इंजन की तरफ जाओ, जो कि ज्यादातर पुरानी मास मार्केट कार्स के अंदर मिलता था। आपको कोई भी खासी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के इंजन के साथ। तो ये है मेरा एनालिसिस फॉर यूज्ड कार मार्केट आफ्टर E20 और आपके लिए कुछ ज़रूरी सजेशंस गाड़ियों के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को ना शेयर ज़रूर करना, शेयर करते हो तो हमारी जो रीच है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ के जाइए। थैंक यू।